वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी पब्लिक एड की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने टॉपिक शुरू किया था उस दिन राष्ट्रपति का। ठीक है, कि संघीय कार्यपालिका में, यानी कि हमारे देश की जो संघीय कार्यपालिका है उसके अंदर राष्ट्रपति का क्या स्थान है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को क्या है, सर्वोच्च दर्जा दिया गया है संविधान के द्वारा। उसके बाद मैंने उसके पद की योग्यताएं आपको बताई। उसके साथ साथ हमने उसका टाइम पीरियड, उत्तराधिकार, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा किस तरह से हटाया जा सकता है, उसके वेतन भत्ते इत्यादि के बारे में किया था। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको जितना करवाया था वो आपको लर्न एंड राइट, यानी कि याद भी करना और लिखना भी। आशा है मुझे कि आपने वो कर लिया होगा। तो अब हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब आगे बारी आती है राष्ट्रपति का निर्वाचन की, जो राष्ट्रपति को किस तरह से चुना जाता है। तो देखिए बच्चों कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि का जो उल्लेख है ना, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखी गई है, बल्कि इसके लिए क्या किया गया है, संसद को, यानी कि संसद है जो हमारे देश की जो पार्लियामेंट है ना, उसको अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति का चुनने के लिए। जो आर्टिकल 54 और 55 है ना, आर्टिकल 54-55 में राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक विशेष चुनावी प्रणाली अपनाई गई है। उसके बारे में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, इनडायरेक्टली निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो ये निर्वाचक मंडल है बच्चों, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद के दोनों सदन आपको पता ही है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, लोकसभा के लिए 12 सदस्य आपको पता है और 2 सदस्य राज्यसभा के लिए, वो सदस्य वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी कि निर्वाचित जो जनता द्वारा चुनकर आए हुए हैं। उसके बाद राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, भी जो राज्य की विधानसभा है उनके जो निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेंगे किसमें, जो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, एक और बात है इसमें कि जो 1977 में पहली बार विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि आपको पता है 7 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अब कितने हो गए हैं, वर्तमान में 9 हो गए हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को क्या कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे बन गए हैं। जो राज्य हैं आपके 29 से 28 हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 9 हो गई है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, 1977 में पहली बार जिन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा थी ना बच्चों, जैसे कि दिल्ली, तो उसके सदस्यों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। कौन से आर्टिकल में इसकी व्यवस्था बताया गया है, इसके बारे में 54 और 55 में। ठीक है, एक विशेष प्रणाली, वो प्रणाली क्या है, निर्वाचक मंडल के द्वारा। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो उसके बाद क्या आता है इसमें कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, बताया मैंने आपको, निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य शामिल हो गए। ठीक है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको मतदान देने का अधिकार नहीं होता। इसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति को वस्तुतः राष्ट्र के प्रतिनिधि का रूप देने के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले राज्य विधानसभाओं के सदस्यों तथा संसद के सदस्यों के मतों में समानता हो। भी एक रूपता और समानता के लिए, यानी कि सभी के मत का समान मूल्य हो, उसके लिए क्या किया गया है, एक मतलब की विधि बनाई गई है इसके मतदान की। तो उस विधि के बारे में हम बात करते हैं कि जो इसका निर्वाचन होता है ना, वो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनावी प्रणाली पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत, भी एक जो व्यक्ति है ना, एक जो सदस्य है उसके मत का मूल्य निकाला जाता है पहले, फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली पर के द्वारा क्या किया जाता है, इसका चुनाव किया जाता है। बड़ी जटिल प्रक्रिया है बच्चों राष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें एक फार्मूला अपनाया जाता है कि राज्य की जनसंख्या, भी एक राज्य की जो विधानसभा है ना, उसके मत, एक सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए एक फार्मूला बताया गया है। भी राज्य की जनसंख्या, जितनी राज्य की जनसंख्या है
पॉपुलेशन है बाय विधानसभा भी, जितने सदस्य हैं विधानसभा में, जैसे हरियाणा की जनसंख्या है जितनी, एग्जाम्पल ले लीजिए आप हरियाणा का, यहाँ पे पॉपुलेशन बाय विधान में कितने हैं हमारे जो हरियाणा के 90 है बाय, उसके बाद डिवाइड 1000 के साथ उसे क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाए। इस तरह से क्या कर दिया जाए, एक मत का मूल्य वहाँ पर निकल जाता है। ये प्रणाली अपनाई जाती है एक सदस्य के मत का मूल्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सभी राज्यों विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की कुल संख्या का योग भी, अब सारे जितने भी राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं, उन सभी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की कुल संख्या का योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, इन दोनों को, ठीक है, कि जितने भी राज्य हैं विधानसभा के और फिर संसद के दोनों सदनों की बराबर में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य, क्या इस तरह से क्या निकाल ली जाती है, राष्ट्रपति पद के लिए भी कितने मत चाहिए एक जो उम्मीदवार है, जैसे कि 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है, इस प्रणाली के द्वारा हम निकाल लेंगे, जैसे कि 5000 मत चाहिए एक व्यक्ति को, इस तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं। तो फिर क्या होता है, जितने भी ये सदस्य होते हैं ना, इनको क्या कर दिया जाता है, एक पर्ची दी जाती है, उस पर सभी नाम लिखे होते हैं। तो जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपनी पसंद के आधार पर भी, जो पहला है उसको A, B, C और D, ठीक है, 4 जैसे खड़े हैं उसके अंदर उम्मीदवार, तो पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद, इस तरह से जितने भी सदस्य होंगे ना, उस तरह से वो क्या करेंगे, वोट डालेंगे। अब फिर क्या होता है, वो देखते हैं भी किसने मतलब कि किसको कितनी पसंद दी है, ठीक है, उसके आधार पर जो पहली पसंद होता है ना सबकी, ज़्यादा पसंद मतलब कि जिसको ज़्यादा बार वोटिंग की गई है सदस्यों के द्वारा, उसको राष्ट्रपति पद के लिए क्या कर लिया जाता है, नियुक्त कर लिया जाता है। इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जो राष्ट्रपति के चुनाव का प्रबंध है वो किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्शन जो कमीशन है भारत का, उसके द्वारा किया जाता है। बच्चों, विधानसभाओं के सदस्य यानी कि जो राज्य की विधानसभा के सदस्य है ना, वो अपने अपने राज्य की राजधानी में मतदान करते हैं। जैसे हरियाणा विधानसभा के सदस्य चंडीगढ़ में क्या करेंगे, वोटिंग होगी उनकी, जबकि संसद सदस्य, पार्लियामेंट हमारी कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है, तो वो कहाँ करते हैं, नई दिल्ली में मतदान करते हैं, ठीक है। इसी तरह से संविधान में एक और प्रावधान किया गया कि अगर जो संसद के सदस्य हैं वो अपने राज्य के मतदान केंद्र में वोट डालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उसके लिए पहले निर्वाचन आयोग को बताना होगा। तो इस तरह से क्या होता है, राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा, मैंने आपको अभी बताया भी था, एकल संक्रमणीय मत, वो एक नंबर के ये क्वेश्चन कई बनते हैं। देखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, या क्वेश्चन आ सकता है कि एक नंबर शॉर्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्या मनोनीत सदस्यों को चुनाव का अधिकार होता है, इसका आंसर आएगा नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में बनते हैं। उसके बाद मतदान या मतगणना की विधि भी निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, चुनाव प्रणाली कौन सी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। उसके बाद बात आती है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, शपथ कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो गया, निर्वाचन हो गया। उसके बाद प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक उस व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। बच्चों, इसके बारे में आर्टिकल 60 में क्या है, जो 60 आर्टिकल अनुच्छेद जो 60 है ना, उसके अंदर लिखा गया है। वो क्या शपथ लेता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में भी तत्पर रहूँगा। कहने का अर्थ क्या है कि उसे संविधान का रक्षक बनाया गया है जो राष्ट्रपति है उसको। उसके बाद एक और इसमें टॉपिक आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद भी, अगर कोई झगड़ा हो जाए राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी, तो उसका न्याय है वो कौन करेगा, उसके बारे में फैसला कौन लेगा, इसका अधिकार संविधान के द्वारा किसे दिया गया बच्चों, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को। जैसा कि हमने जब सर्वोच्च न्यायालय वाला टॉपिक किया था तब मैंने आपको बताया भी था, जब हमने सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों के बारे में बात की थी, क्षेत्राधिकार हम कर रहे थे, उसमें बताया भी था कि कुछ विशेष अधिकार उसे दिए गए, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी झगड़ों का निपटारा भी कौन करता है, हमारे देश का जो मुख्य न्यायाधीश है वही
करता है। तो इस तरह से ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताई, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से किया जाता है। देखिए बच्चों, आप इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन भी, 4 नंबर का और 1-1 नंबर के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। उसके बाद क्या होता है, जो राष्ट्रपति की ये चुनाव प्रक्रिया है ना बच्चों, जो हमने की, इसकी ना आलोचना की गई है, ठीक है। तो वो आलोचना किन आधारों पर की गई है कि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय प्रणाली, कहा गया कि जो ये निर्वाचन की प्रणाली है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। लेकिन जो इसके आलोचक है ना, वो क्या कहते हैं, जो इसकी आलोचना करते हैं इस प्रणाली की, वो कहते हैं कि ये ऐसी प्रणाली नहीं है जैसी इसको बताया गया है, ठीक है। क्योंकि यह प्रणाली केवल वहीं अपनाई जा सकती है जहां निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम हो। तो डॉक्टर MP शर्मा, जो इसके मुख्य रूप से आलोचक है, वो क्या कहते हैं, इस प्रणाली को विकल्पनात्मक मत प्रणाली भी। इसमें तो विकल्प चुने जाते हैं, अभी 4 विकल्प है, A B C और D, जिसको ज़्यादा मत दिए उसको क्या बना दिया, राष्ट्रपति यहाँ पर बना दिया। उसके बाद जटिल विधि, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो राष्ट्रपति की चुनावी प्रणाली है, भी आपने देखा ही, मैंने आपको पढ़ाया, एक बार पढ़ने से बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आपको इसके 2 या 3 बार रीडिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको समझ में आएगी कि किस तरह से राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो बड़ी ही जटिल ये प्रणाली है, साधारण व्यक्ति इसे आसानी से नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्य जो समय प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा किए गए मतदान में भी मतों का अवैध हो जाना इसकी निर्वाचन विधि की जटिलता का ही उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। अस्पष्टता भी, क्लियर नहीं है, कि कुछ बातें इसमें क्लियर नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा दोष है। उदाहरण के लिए, यदि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की संख्या 2 से अधिक हो और किसी को पहली पसंद की गिनती में पूर्ण, सही बात है, ये अब 2 से अधिक, जैसे 4 है, ठीक है, मतों का मूल्य निकालकर 5000 वोट चाहिए, 5001 आप लगा लीजिए। तो अगर A जो है उसे अगर पहले ही बारी में 5000 से ज़्यादा वोट मिल गए तो क्या हो गया, स्पष्ट बहुमत उसे हो गया। लेकिन फिर ये कहाँ से अनुपातिक प्रणाली हुई। तो इस तरह से कई बातें क्या है, इसमें क्या है, अस्पष्ट है। तो इस प्रकार बहुत सारे जो लेखक है ना बच्चों, उन्होंने क्या की है, इसकी आलोचना की गई है। यद्यपि जो ये चुनावी प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं, गलतियां हैं, कमियां हैं, लेकिन फिर भी हम इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि यह मुख्यतः सैद्धांतिक है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। राष्ट्रपति के पद के लिए अभी तक हुए चुनाव में कोई भी कठिनाई सामने नहीं आई है, क्योंकि देश की स्वतंत्रता 1947 से लेकर आज तक यही प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, इसमें मैंने राष्ट्रपति की पदच्युति की, उसे पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग हमने पहले कर ही लिया था, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा टॉपिक आएगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, संविधान के द्वारा इसे क्या क्या कार्य सौंपे गए हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।